बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री, जमीन से जुड़े हुए नेता आदरणीय लखन पटेल जी, हमारे ऐसे भाई साहब जो युवा संघ से जिनने शुरू की राजनीति, लेकिन विद्यार्थी परिषद में राजनीतिक क्षेत्र, विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक क्षेत्र में आऊं, जिनका बड़ा आग्रह और आशीर्वाद रहा, आदरणीय श्रीमान मेघराज जैन जी, प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री, हमारे कर्मठ और यशस्वी नेता और मार्गदर्शक आदरणीय राघव जी भाई, प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष, जिनके साथ जेल में हम कई महीनों रहे, हमारे भाई आदरणीय तपन भौमिक जी, महामंत्री सुरेंद्र जी, विदिशा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुकेश टंडन जी, पूर्व मंत्री और शमशाबाद से विधायक आदरणीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, हम सबके हर दिल अजीज नेता, मार्गदर्शक, साथी, और जब से विदिशा में मैं प्रवेश किया तब से उनको मैं काम करते हुए देख रहा हूं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अपनी मस्ती में मस्त आदरणीय श्रीमान बाबूलाल ताम्रकार जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय रमन गोयल भाई साहब, इस अवसर पर जो स्मारिका प्रकाशित हुई उसके संपादक अरविंद जी, और लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपने संघर्ष से आपातकाल समाप्त करवा के लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की, ऐसे मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, मैं शीश झुका के उनको प्रणाम करता हूं। उनके सभी परिजन, बहनों और भाइयों, आज मन भावुक हो गया मुझसे। पुराने दिन याद आ गए। कई लोग जो बाद में राजनीति में आए, या आज की युवा पीढ़ी, उनको ये पता नहीं है कि आपातकाल में क्या क्या कष्ट झेले हमने। लोकतंत्र को तार-तार कर दिया गया था, संविधान कुचल दिया गया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन गई थी। उस समय इंदिरा जी ने लोकतंत्र को, गणतंत्र को अपने पैरों तले रौंदा था। आज की खुली हवा में जो हम सांस ले रहे हैं, क्या आज की पीढ़ी कल्पना कर सकती है कैसे अमानुषिक अत्याचार हुए? तपन भी छोटे थे, मैं भी छोटा था। कैसी पिटाइयां की गई, पकड़ के डंडे घुटनों में और कोहनियों में गालियां दे दे के मारे जाते थे। किसी को बिजली का करंट दिया गया, करंट के झटके, चंपालाल यादव जैसे हमारे कार्यकर्ता, किसी को बर्फ की सिल्ली पर सुला दिया। उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को कितना सता सकते हो, वही सरकार में स्थान बनाने के लिए जरूरी था। अपनी सीआर बेहतर करते थे पुलिस अफसर। कितने लोग आज याद आ रहे हैं
बहुत दिनों बाद डॉक्टर तिलक के परिवार से मिला, जेल में थे, जगदीश अरोरा जी जैसे लोग, एक नहीं ऐसे अनेकों साथी जो बैठे हैं, उनको देख के भी मन भावुक हो रहा है। क्या समय था वो, कुछ घटनाएं याद आती है। मैं 11वीं में पढ़ता था, 11 अप्रैल से मेरी परीक्षा थी। ये 1975 की बात, 76 की बात। तत्काल में गिरफ्तार नहीं हुआ था, पुलिस आई, दरवाजा खटखटाया। हम तो किराए के कमरे में रहते थे, जैसा भाई तपन जी बता रहे थे, घर से माँ बाप ने भेजा था पढ़ने के लिए। अब यहां आए तो बचपन से काम करने की जिजीप्सा थी, ललक थी। स्कूल के प्रेसिडेंट बन गए, फिर लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन में कूद पड़े, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। उसके बाद हमारे गौर साहब चुनाव लड़े 74 में, जेपी के उम्मीदवार बने, तो उनके चुनाव में दिनों रात एक किया बच्चों के साथ मिलकर। लेकिन मैं वो घटना बता रहा हूं, दरवाजा खटखटाया पुलिस ने। मैंने सोचा कोई दोस्त आया होगा, रात के बजे थे 11। मैं पढ़ाई में लगा था। मैंने कहा कि अपन अकेले कमरा लेके किराए पे रहते, कई बार पढ़ने संग जाते थे, जिनका परिवार था उनका अकेले शिवराज क्या, चलो पढ़ने, वहीं बैठ के पढ़े। दरवाजा खोला तो पुलिस सामने खड़ी थी। तू ये शिवराज सिंह चौहान? कहा हूं तो मैं। और फिर जो गाली दी वो मैं दे नहीं सकता। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाया। अब मेरी 2 दिन बाद, 1 दिन ही बाद, परसों परीक्षा थी, मतलब आज की रात में। तो एक क्षण मैंने सोचा कि यार अगर परीक्षा दे ले तो अच्छा है। तो मैंने एक बार तो कहा कि नहीं, ऐसा कोई आंदोलन तो नहीं चलाया। एक दयालु सा था पुलिस वाला, कि बोले बढ़िया दिख रहा है, दुबला पतला सी, ये क्या चला गया? शिवराज सिंह चौहान कोई हत्या करता आदमी हो सकता है, अपन गलत जगह आ गए। मैंने सोचा शायद जान छूट जाए, लेकिन एक भाग सा था सब हेड कांस्टेबल, तलाश तो ले ले सर। अपने सब इंस्पेक्टर से कहा, बोले हाँ तलाश लो। तलाश ली तो सब कुछ निकल गया, साइकिल स्टाइल, पैम्फलेट, आपातकाल के खिलाफ मैटर, चिट्ठियां। उसके बाद ऐसे थप्पड़ जड़े हैं, गालियां मैं दे नहीं सकता, दे दे के आप समझ सकते हैं क्या कौन कौन सी गाली दी होगी। और पकड़ के लगभग घसीटते हुए, मैं पहली मंजिल पर था, कमरा मेरा, तो वहां से घसीटते हुए नीचे ले गए और सीधे हबीबगंज थाने में। बोले बताइए पर्चे कहां से मिलते थे? हमारे नाथूराम सोनी भोपाल में तपन जानते हैं, नेगराजी भाई साहब भी जानते हैं, खट्टे वाली होटल थी, आलू बड़ा, समोसा, भजिया बनाते थे, चाय। तो मुझे तो वहां से मिलते थे, मैं उनको बांटता था। उसमें आपातकाल के खिलाफ मैटर था, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोक नायक जयप्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुझे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश, और बाकी मैटर थे सर। बोले बता। तो मैंने सोचा कि अपन तो गए, उसका नाम बता दिया तो बेचारे सोनी जी भी चले जाएंगे, और वो परिवार वाले थे। मुझे लगा कि बताना नहीं चाहिए अपन, और किसी को काय को जेल जाने। तू क्या क्या करता था? मैं उनका बांटता था, साइकिल स्टाइल पर्चे बांटता था, स्कूल का प्रेसिडेंट कोई वगैरह थोड़े। गलत बात है तो लड़ रहे, ये कौन ने दिया बता? इनका वो तो नहीं बता। इसके बाद अभी भी जब बादल गरजते हैं, मौसम खराब होता तो अभी तक घुटने और कोहनियां टूटती है। इतने लठ मारे थे।
मेरी उम्र मुश्किल से 16.5 साल थी। मेरे मुंह से निकल गया कि इतना जुल्म मत करो, कभी हमारे भी दिन आएंगे। तो एक हरीश त्रिवेदी करके थे CSP, उसने फिर गाली दी, बोले तेरे दिन आएंगे। और पता नहीं कैसे गुस्से में वो क्या किया कि जब कभी आ गए तो थूक जाएंगे नौकरी। फिर पिटाई की। मैंने कहा देखो समय तो बदलता है। फिर रात में कुछ दयालु किस्म के भी पुलिस वाले होते हैं, बोले अब छोड़ दो, सवेरे पूछताछ करेंगे। लेकिन पिटते पिटते रात के 2-2:30 तो बज चुके थे। सवेरे एक बार पोहा और समोसा लेके आए, बता दो भाई, तो खा लो खा लो। भूख लगी थी तो पोहा तो मैं खा लिया, लेकिन मैंने कहा बताऊंगा तो नहीं हो। फिर माता पिता का क्या होगा, पढ़ने भेजा, इमोशनली ब्लैकमेल। और बाद में फिर लगा कि ये बताएगा नहीं तो हथकड़ी लगा के गाड़ी में बिठा के मजिस्ट्रेट के घर ले गया। उस दिन छुट्टी का दिन था। शाहजहानाबाद में एक मजिस्ट्रेट थे पटेल साहब, और एक कोई तोताराम आ गया। तोताराम करके कोई था, उनके गवाह पुलिस के जो रहते हैं ना, परमानेंट गवाह रहते हैं, अगर किसी के खिलाफ गवाही दिलवानी हो तो कुछ बदे बनाए गवाह होते हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो 2-4 ऐसे रहते ही है जो गवाही देना तो उनसे दिलवा देते। मैंने उसे जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। वो हाँ वो यही था मजिस्ट्रेट के साथ। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या? बोले तोताराम। तोताराम इतना तो पाप मत कर यार। तो तुरंत वो इधर बैठी आंखें मिलाई और फिर मुझे रिमांड पर भेजो। मुझ पे लगाई गई DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, भारत की सुरक्षा को खतरा है। और हथकड़ी लगा के, हथकड़ी तो थाने से ही लगी थी, 2 सिपाहियों के हाथ में दे दिया, जीप से उतार दिया कि अब जाओ। अब वो लेके मुझे सेंट्रल जेल जाना था तो बस स्टॉप की तरफ चले। अब रात भर में पिटा, दुचा, पजामा और शर्ट पहनी थी, वो भी मुड़ी तुड़ी गंदी, पजामा में भी सलह पड़ी थी बहुत सी। एक तांगे में स्कूल के बच्चे जा रहे थे, उनने देखा कि यार ये तो पुलिस हथकड़ी लगा के ले जा रही, चोर होगा। तो उन्होंने कहा देखो चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है। मैंने कहा शिवराज ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर एक नारा जो अपन को पता होगा, अपना फेमस था उस समय, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और बनेंगे। यह आपातकाल में लड़ने वालों का सबसे प्रिय नारा था। जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और बनेंगे। भैया थोड़ा इधर हो जाना सीधा। तो मैं ही नारे लगाता और मैं ही जवाब देता, और तो कोई था नहीं। परिवार में चुप हो जा, मैं कब का ले जाऊं, नहीं होगा चुप। बस में बैठे थे, बस में लगाता रहा तो इंदिरा गांधी ने बड़े जुल्म कर रही, देखो जरा सा लड़का, जरा सा लड़का। सहानुभूति तो हो ही जाती। जब लगा कि बस में भी गड़बड़ हो रही तो ऑटो में बिठा के ले गए। ऑटो में भोपाल सेंट्रल जेल के द्वार पे पहुंचे तो हमने भी नारे लगाए, जुल्म किया गया। और तब तक बैरिक नंबर 6 में पहले से मौजूद थे हमारे साथी, भाई जी भी वही थे। हमारे अग्रिम पंक्ति में सारे वरिष्ठ बैठे, अधिकांश भोपाल सेंट्रल जेल में थे। अंदर से भी नारे शुरू हो गए। अच्छा बड़ा, अभी भी वो दिन याद आते हैं। मैं गया अंदर, पूरा गेट थोड़ी खुलता था, गेट की खिड़की, उसमें से अंदर चलो। तो मुझे कहा शर्ट उतारो। शर्ट उतार के दिल देखे कहां खाते थे, पूरे गिन जो जो कर सकते थे। आप कल्पना कर सकते क्या क्या। ये एक कहानी नहीं है, ये मध्य प्रदेश में 8,000 से ज्यादा जो मीसाबंदी थे उनकी कहानी। क्या ऐसे अमानुषिक अत्याचार कोई करता है?
क्या लोकतंत्र को इस ढंग से कुचला जाता है? सचमुच में आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा, हम तो कम उम्र के थे, ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, घर रोना गाना मचा, दादी माँ बीमार हो गई, जेल का नाम सुन के ही गांव में तो पता नहीं मोना ने क्या कर दो, जेल चलो, और केवल बीमार नहीं हुई, बाद में वो चल गई। कितने लोगों के परिवार के सदस्य चले गए, कोई तो अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए, अपने प्रियजनों को खो दिया, उनसे बिछड़ के बिलखते रहे लोग। छोटे छोटे काम धंधे वाले लोग, कोई छोटा दुकानदार था, छोटा मोटा काम करता था, जेल चला गया, कमाने वाला कोई नहीं बचा घर में, बच्चों के भूखों मरने की नौबत आ गई। उस समय भी संघ पार्टी के कुछ लोगों ने मदद की, मैं भी जब तक बाहर था तब तक यही काम करता था। मैं बेगम के जेल में तो वो अंदर ही घुसा देता था, जेलर बैरक में ही भेज देता था मिलने सबसे। ठाकरे जी पहले बेगम के जेल में थे, बाद में फिर भोपाल आए गए। परिवार के परिवार तबाह हो गए, काम धंधा चौपट हो गया। हसमत बारसी जेल में थे। हसमत बारसी बहुत अच्छे वक्ता थे, जनसंघ के बहुत अच्छे नेता थे। वो बीमार हुए, पेट में दर्द हुआ, हालत बिगड़ती चली गई। एक बैरक में ही अस्पताल था, वहां कोई फायदा नहीं हो रहा था। हम लोग चिल्लाते रहे, अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, अस्पताल नहीं ले जाया गया। और जब ले जाने की बात आई तो हसमत बारसी ने, युवा नेता ने दम तोड़ दिया। जेलों मरते देखा लोग, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं, तड़पते रहो। तपन को हो गया टाइफाइड, 105-4 बुखार, ये तपे और तड़पे, तवे जैसा तपता था। पट्टी रख रख के पानी की परेशान हो जाते थे कि कैसे टेम्परेचर कम। और तब की यातनाओं ने अब तक तपन के शरीर को स्वस्थ नहीं होने दिया। जी भी रहे तो वो दर्द और बोझ लेके जी रहे। परिवार के परिवार तबाह हो गए। आज लोगों को लगता होगा आपातकाल लोकतंत्र सेनानी हो गए, कितना सहाय भाई, कितना सहाय, लेकिन तब भी सहते रहे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। और मैं आज के समाज से ये कहना चाहता हूं, अगर ये लोकतंत्र सेनानी ना होते तो शायद आपातकाल पता नहीं हटता कि नहीं, और लोकतंत्र का क्या स्वरूप रहता, कहा नहीं जा सकता। ये इनका संघर्ष है जिसने लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया। ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। जो यहां बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं, और जो नहीं है वो जहां भी है उनको वही प्रणाम करता हूं। सवेरे से लेकर रात तक जेल में किन किन परिस्थितियों से गुजरते थे हमने देखा है। फिर समय भी बदला। मैं एक गाथा और वो उसकी सीएसपी की सुनाना चाहता हूं, जिसने कहा था कि थूक दूंगा नौकरी पर। बाद में फिर चुनाव की घोषणा हुई, छूटे हम लोग सब। शुरू में तो जनता आती नहीं थी सभाओं में, तो मैं तो सीधे अपने गांव गया और सोचा यही सभा ठोको पहले। बिना माइक के होती थी, 4, 6, 8, 10। फिर गांव की टोली बनी तो साइकिलों पे चलो, किराए की साइकिल ली और गांव गांव में भाषण में 10-20 लोग इकट्ठे हुए। फिर हम कहते थे कि भैया
जनता पार्टी के पास तो कुछ नहीं है, चुनाव लड़ पाए इसके लिए भी कुछ दो, तो 2 रुपया 5 रुपया वो भी मिलने लगे, तो बाद में जीप किराए पे ले ली। और उस समय राघव जी भाई हमारे उम्मीदवार बने, दिन और रात क्या काम किया वो अलग गाथा है। और जनता भी जो फिर मैदान में उतरी, तो चुनाव फिर कोई पार्टी, क्योंकि जनता पार्टी के साथ कोई संगठन मंगठन था ही नहीं, जनसंघ सहित बाकी पार्टी इकट्ठी हुई। कुछ लोग तो कहते थे लड़ो ही मत, कुछ नेता ऐसे भी थे कहां जीत ही नहीं पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मत लड़ो। लेकिन ये भारत की अद्भुत जनता है, लोकतंत्र को कुचलने वालों को जनता ने चुनाव में कुचल दिया। मैं जनता को भी प्रणाम करता हूं, ऐसा उदाहरण बना दिया कि बाद में किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करे। लेकिन बाद में विधानसभा के चुनाव भी हुए, तो एक दिन हम विधानसभा देखने जा रहे थे, शुरू में नए चुनाव हुए थे। गेट में जैसे ही अंदर हुए, पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल वाली, ठाकरे जी वाला भवन जिसका हमने नाम दिया, वहां मुझे दिख गया हरीश त्रिवेदी। अगल बगल में मैंने देखा तो विक्रम वर्मा जी, डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार, आज कभी देसी भैया भी बैठे हुए हैं। लेकिन उस समय की एक युवा टोली थी, उनके संग जा रहा था, जैसे ही नजर पड़ी और मैंने कहा ये तो हरीश त्रिवेदी है। वो सीधे सामने गया, उनका नमस्कार, नमस्ते सर। उनका पहचान है कि नहीं? सर पहचान गया सर। उनकी आंख से आंख मिलाओ, क्या कहा था तुमने? मुझे सर माफ कर दो। मैं कही बताओ कहा क्या था? तो साहब माफ कर दो। घिग्गी सी बन गई। और हमारे जो नेता थे उनने भी जो कहना था उससे कहा। लेकिन मैं 2/16 एमएलए रेस्ट हाउस में रहता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम, सामने पुरान जो विधायक विश्राम गृह है ना, विधायक विश्राम गृह, जिसमें एक कमरे 2 कमरे रहते थे पहले, एक अंदर पलंग रहता था, एक आदमी, बहुत छोटे छोटे। तो वही मैं विद्यार्थी परिषद का काम शुरू, मुझे कहा विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालीन, रात को 11 बजे के आसपास दरवाजा खटखटाएगा। मैंने कहा कौन होगा 11 बजे, कोई कार्यकर्ता आया होगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने थे सीएसपी, और मैं सच कह रहा हूं कि सीधे मेरे चरणों पर साष्टांग पड़ गए। गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो, मर जाऊंगा, मेरे भी बच्चे। ऐसी रीढ़ होती। आज तक मुझे सीन याद है। अब वो नहीं है शायद दुनिया में, मैं कोई उनका अपमान करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उस समय हमारे लठ और 1 मिनट भी छुट्टी के नहीं, माफ कर दो। लेकिन अजब गाथा है लोकतंत्र सेनानियों की, त्याग की है, तपस्या की है, बलिदान की है, और इसके आगे सम्मान निधि तो कुछ नहीं है। आपने जो लोकतंत्र की सेवा की है, मैं मानता हूं कि अगर कुछ कर पाया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव का सम्मान। अब तो हम थोड़े से बचे, 8000 में से 650 ही बचे। लेकिन तपन जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, कैलाश सोनी जी को, बाकी टीम को, इनको इकट्ठा रखें। और कभी भी भगवान ना करे जिंदगी में कष्ट दे, लेकिन कोई पल ऐसे आए तो हमेशा जब तक सांस है तब तक हम साथ खड़े रहे। आपके योगदान को प्रणाम करता हूं। बाबूलाल जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आपने कई बार प्रयत्न किया, एक बार तय भी हो गया, कार्यक्रम कैंसिल भी हो गया। मैं आपसे माफी चाहता हूं, भाव ऐसा नहीं था।
लेकिन ये मैं मेरा सम्मान नहीं मानता, मैं मानता हूँ सभी लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान का जो भाव है, उन भाव को मैं नहीं तो थोड़े बहुत दिन में सोचते क्या होगा नहीं आ रहा, बाढ़ में जाए, लेकिन आप लगातार पीछे पड़े रहे। एक बार आप सबको प्रणाम। लोकतंत्र की मशाल को आपने जलाया है और हर अच्छे काम में हम लोग सब साथ खड़े रहेंगे। और अब तो अपन 650 ही है, भगवान सबको लंबी उम्र दे, संग रहेंगे, साथ जिएंगे और अच्छा काम लगातार करते रहेंगे लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, क्योंकि हम तो सब एक विचार से प्रेरित होकर काम करने वाले लोग। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस बहाने आपने सबको मिलने का मौका दे दिया, इसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और अंत में आभार व्यक्त किया बाकी कार्यक्रम हो उसके पहले अब मेरे मन में यह भाव प्रबलतर हो रहा है कि एक बार आपके ऊपर फूल वर्षा करके मैं भी आपका स्वागत कर पाऊं, क्योंकि हम सबने उस समय जो संघर्ष किया वो बराबरी का था। धन्यवाद।